नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली ने ही बीजेपी के एजेंडे को साफ कर दिया है। पीएम मोदी की गढ़वा की सभा ने साफ कर दिया कि इस बार के झारखंड चुनाव में बीजेपी एग्रेसिव कैंपेन करने वाली है। झारखंड से बीजेपी इस बार रोटी, बेटी और माटी के साथ साथ नोटों का पहाड़ वाला मुद्दा उठा रही, तो उधर जेएमएम और कांग्रेस को परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर घेर रही। पीएम की रैली से चुनावी पारा चढ़ रहा है। हालांकि दोनों ही राज्यों में नामांकन वापसी के आखिरी दिन के साथ ही महाराष्ट्र में बागियों को मनाने में महायुति और महाविकास अघाड़ी को कितनी मिली सफलता, होगी चर्चा राजनीतिक पार्टियों से। इसके साथ ही दिखाएंगे कि देश भर में शुरू हुई छठ महापर्व की तैयारी, रेलवे ने जो विशेष इंतजाम किए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इसी के साथ देश दुनिया की होंगी कुछ बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, कहा तुष्टीकरण की नीति चरम पर। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी घुसपैठियों के समर्थक। हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन ने भी किया चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल में अब 20 नवंबर को होगा उपचुनाव। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने 13 नवंबर तय की थी तारीख। अल्मोड़ा बस दुर्घटना में 36 की मौत, मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश। पीएम राहत कोष से मृतक परिजनों को 2-2 लाख, घायलों को 50,000 की सहायता राशि। राज्य सरकार की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख, घायलों को 1 लाख की मुआवजा राशि। छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे के व्यापक इंतजाम। दिल्ली में प्रदूषित यमुना ने व्रतियों की बढ़ाई मुश्किलें। कल नहाए खाए के साथ शुरू होगा त्योहार। भारत ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित। पीएम मोदी ने कहा हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो भी कनाडा के सिलसिले से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश बताया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भयावह हिंसा के कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते हैं। कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि कनाडा के क्रैम्पटन में अलगाववादियों द्वारा मंदिर में भक्तों के खिलाफ की गई हिंसा एक कायरतापूर्ण कोशिश बताया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि भक्तों के खिलाफ की गई हिंसा की निंदा की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में जिस तरह से मंदिर पर हमला हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी आपत्ति दर्ज की। एक्स पर एक संदेश भी लिखा है। मेघना हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, प्रधानमंत्री ने इसे कायरतापूर्ण कोशिश बताया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत के संकल्प को इस तरह की हरकतें हिला नहीं सकती, डगा नहीं सकती हैं। बिल्कुल, देखिए तो बहुत ही कड़क शब्दों में, बहुत ही कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा की सरकार की जो बिहेवियर कह सकते हैं या जो हरकत है, और खास तौर पर उसके साथ ही जिस तरीके की वायलेंस लगातार देखी जा रही है, अगर हम देखें, और इंटिमिडेशन जो धमकियां लगातार मिलती जा रही हैं, उन सब की निंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं कि हिंदू मंदिर पर ऐसा हमला हुआ है। जो हिंदू सभा टेंपल था
था ऋतु, वहां पर एक कॉन्सुलर कैंप चल रहा था और खास तौर पर हम जानते हैं कि दिवाली का समय है, तो काफी सारे लोग जो हैं वो दर्शन के लिए भी मंदिर में जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम जबकि पहले देख रहे थे कि लगातार जान से मारने की धमकियां और उसके साथ ही डराने धमकाने का काम कर रहे थे एंटी इंडिया एलिमेंट्स, लेकिन अब जो है ना केवल हमारे अगर कॉन्सुलर या फिर हम देखें डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हो या कॉन्सुलेट के जो ऑफिशियल्स हैं वो ना केवल असुरक्षित हैं कनाडा में, बल्कि अब इस परिस्थिति के बाद देखा जा सकता है कि भारतीय नागरिक भी सुरक्षित नहीं है कनाडा में। हम जानते हैं कनाडा में भारी संख्या में स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं जो इंडिया से जाते हैं, काफी सारे लोग वहां पर काम करते हैं। तो इस परिस्थिति को देखा जाए तो इस ऐसे कॉन्सुलर कैंप जनरली अनअनाउंस्ड नहीं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको उनके बारे में पहले से बताया जाता है अथॉरिटीज को। तो कैनेडियन अथॉरिटीज क्या इस बात को सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही कि जो ऐसे कॉन्सुलर कैंप है वहां पे सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और उसके साथ ही क्या वो अगर हम देखें रिलीजियस प्लेस में भी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पा रही है। लगातार भारत ने इस तरीके के अगर हम देखें ढीले रवैये को, जो एक तरीके की ढीली कार्रवाई की जाती है, उसको लगातार भारत ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट के नाम पर जाने दिया जाता है कनाडा की सरकार के द्वारा। तो इस अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं और जानबूझकर किए गए हमले की निंदा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को इस विषय को उठाना पड़ रहा है कनाडा की सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार कुछ भी कड़े कदम उठाने में असमर्थ रही है या फिर दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। जी मेघना, सिलसिलेवार तरीके से हम देखें तो पिछली कई घटनाएं ऐसे रही जिसमें संबंध तल्ख भी होते रहे, और ये जो पूरा मसला है खालिस्तानियों को कनाडा सरकार का खुला समर्थन, इस पर भारत ने अपनी आपत्ति समय समय पर दिखाई, चाहे वो विदेश मंत्रालय के हवाले से कई बार ऐसे बयान जारी किए गए। लेकिन अब ये जो घटना हुई है इसके बाद प्रधानमंत्री का खुद ट्वीट करना और ट्वीट करते हुए ये कहना कि इस समय कनाडा सरकार को एक शासन स्थापित करना चाहिए जिसमें भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, और राजनयिकों को डराने के लिए खासतौर से उन्होंने अपने संदेश में इस बात को बहुत साफ कहा है कि ये पूरी घटना को जो अंजाम दिया गया है उनको एक भय में करने के लिए। क्या आपको लगता है कि कनाडा सरकार के लिए भी ये एक बड़ा मैसेज है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, भारत की तरफ से, भावी संबंधों को भी ध्यान में रखते हुए और इस पूरे क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल एक बहुत कड़ा संदेश है, और इसकी सीरियसनेस ऋतु इस बात से ही जानी जा सकती है कि प्रधानमंत्री को इसके बारे में ट्वीट करना पड़ा है। लगातार विदेश मंत्रालय लगातार स्टेटमेंट्स पर स्टेटमेंट्स, कनाडा के जो पैटर्न है, जिस तरीके का बिहेवियर है, अगर हम देखें तो भारत के नाम को खराब करने की जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं छोटे मोटे पॉलिटिकल गेन्स के लिए, उसके बावजूद अब हम देख रहे हैं लगातार विदेश मंत्रालय, और ना केवल इतना बल्कि हम जब देख रहे थे कि हमारे राजनयिकों के ऊपर भी फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए, और अगर जांच के हिसाब से बताया गया कि हमारे राजनयिक इन्वॉल्व है, जिसके बारे में कोई भी एक कतरा सबूत भी भारत की सरकार को नहीं दिया गया। तो लगातार ऐसी चीजें की जा रही हैं कनाडा की सरकार के द्वारा, कैनेडियन अथॉरिटीज के द्वारा, जिससे भारत की इमेज खराब हो, वो और खास तौर पर इस चीज को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और ना केवल इतना बल्कि अब ये खबरें भी सामने आई थी पिछले कुछ दिनों में कि हमारे जो कॉन्सुलर ऑफिशियल्स हैं उनके कम्युनिकेशन पर सर्वेलेंस रखा जा रहा है। डिप्लोमेटिक तौर पर, कॉन्सुलर तौर के जो भी कन्वेंशन होते हैं उन सब का ये उल्लंघन है, और उसके साथ ही लगातार प्लांटेड खबरें इंटरनेशनल मीडिया को दी जा रही हैं, लगातार फॉल्स खबरें, फेक न्यूज और एजेंडा के तहत खबरें इंटरनेशनल मीडिया को दी जा रही हैं ताकि भारत की छवि खराब हो। तो इन सभी चीजों को सिर्फ एक नजरिए से देखा जा सकता है कि क्या कनाडा की सरकार को जो असमर्थ हुई कोई भी सबूत पैदा करने में, हमारे राजनयिकों के खिलाफ, हमारे हाई कमिश्नर हो या हमारे कॉन्सुलेट के और हमारे हाई कमीशन के जो ऑफिशियल्स उनके खिलाफ वो असमर्थ रही कार्रवाई करने में। जिन लोगों ने हमारे डिप्लोमेट्स को जान से मारने की धमकियां दी, कनाडा की सरकार अब असमर्थ इस बारे में भी हो रही है कि हिंदू मंदिर में इस तरीके का जो घटना है, इस तरीके की जो हमला है वो हो रहा है। तो लगातार इसमें ये दिख रहा है कि क्या कनाडा की सरकार दिलचस्पी नहीं ले रही है इस मामले को सुलझाने में या एक्शन लेने में, या फिर ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है।
जी। मेघना, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने संदेश में बहुत साफ ये भी कहा है कि भारत के संकल्प ऐसे कभी भी इस तरह के हमलों से कमजोर नहीं होंगे, यानी कि अलगाववाद और कट्टरपंथ के सामने भारत कभी झुकेगा नहीं। इसका भी बहुत साफ संदेश प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में दिया है, ये जानते हुए कि किस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री और कनाडा सरकार कट्टरपंथियों को, खालिस्तानियों को खुला समर्थन कर रही है। जिस तरह से हिंसक तमाम घटनाओं में सिर्फ हिंदुओं को एक तरह से उन्हें मारा पीटा जा रहा है और उन्हें टारगेट किया जा रहा है, खालिस्तानियों को एक तरह से एक खुला मैदान दिया गया है इस तरह का उत्पात करने के लिए। देखिए, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ चीजें बहुत साफ तरीके से कहा है। डराने धमकाने की जो कायरतापूर्ण कोशिशें हैं वो भयावह हैं, पहला। दूसरी बात, उन्होंने कहा ये जानबूझकर किया गया हमला है। तो ये बहुत बड़े स्टेटमेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखे हैं। हालांकि काफी ब्रीफ है उनका ये जो पोस्ट है एक्स पर, लेकिन ये बहुत ही इसका जो अगर हम देखें इसका जो अर्थ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हिंसा के कृत्य कभी भी भारत के इस रिजॉल्व को कमजोर नहीं कर सकते हैं, और ये भी उम्मीद जताते हुए इस बात को लिखा है कि इस पर कार्रवाई होगी। उसकी कड़ी निंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन उसके पहले भी अगर हम देखें तो लगातार कनाडा की सरकार ने ऐसे, अगर हम 2018 में जस्टिन ट्रूडो के भारत दौरे की भी बात करते हैं, तो भी उस समय जब वो भारत आए थे तो वो ऐसे कुछ लोगों से मिले थे जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं। उसके बाद भारत ने कई ऐसे लोगों को जो वांटेड हैं, उन कई ऐसे लोगों के एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी है, जो लगातार मना कर रही है कनाडा की सरकार, जो एक्स्ट्राडिशन एक्सपेडाइट नहीं हो रहा है। उसके अलावा भी हम देखते हैं जो भी लोग एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं उनकी जो सिटीजनशिप है वो फास्ट ट्रैक हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये देखा जा रहा है कि क्या ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, जिसकी तरफ बहुत हद तक इशारा है। लेकिन जो अगर हम देखें जो डिप्लोमैटिक शोडाउन लगातार दिख रहा है भारत और कनाडा के बीच, जिस तरीके से हमने समन किया उनके हाई कमिश्नर को, उसके बाद हमने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया क्योंकि उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना बहुत अहम था ऐसे पोजीशन पे। तो लगातार ये जो डिप्लोमैटिक शोडाउन हो रहा है, अगर ये कहना अगर मैं ये इस बात को कहूं तो ये कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं होगा कि अभी की परिस्थिति में इंडिया कनाडा के रिलेशंस पूरी तरीके से डेड हैं, या फिर एक जो ऐसे निचले स्तर पर जा चुके हैं जहां से अब वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा। जी मेघना, संदेश सीधे कनाडा को है, कनाडा की सरकार को, कनाडा के प्रधानमंत्री को है, लेकिन क्या ये संदेश प्रधानमंत्री का इस सख्त लहजे में, जिन बातों को प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, ये संदेश उन तमाम और देशों को भी जाता है जो देश एक लंबे समय से कनाडा में जो उत्पात हो रहा है उसे देख रहे हैं, भारतीयों के साथ जो इस नाइंसाफी हो रही है, जिस तरह से मारा जा रहा है हिंदुओं को वहां पर, जिस तरह से एक खुली सरकार चरमपंथियों, कट्टरपंथियों को खुला समर्थन दे रही है, भारत पे कई तरह के से इल्जाम लगा रही है जिसका भारत लगातार उनको नकार रहा है और उसका जवाब दे रहा है। और तल्ख संबंध से आगे बढ़ते हुए, क्या ये मानव अधिकारों का हनन नहीं है जिस तरह से हिंदुओं को एक कनाडा जैसे देश में लगातार उनको हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है? देखिए, हम लगातार इस चीज को देखते हैं कि अगर कहीं पे भी अगर मंदिर के प्रीमाइसेस वैंडलाइज होते हैं, या ग्राफिटी बनाई जाती है, या कुछ ऐसा लिखा जाता है जो शोभनीय नहीं है, ऐसी चीजें अगर कहीं भी होती हैं, तो वहां की जो सरकार है या वहां की जो अथॉरिटीज हैं वो इस पर कड़ी कार्रवाई करती हैं और लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाता है, और कई लोगों को अगर हम देखें तो हिरासत में लिया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। यहाँ ऐसी परिस्थिति है जहां पर इतने बड़े हमले के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इससे पहले भी लगातार, अगर मैं यहाँ पर विदेश मंत्रालय का एक स्टेटमेंट भी मेरे पास है, जो अभी कुछ ही दिन पहले जो एक प्रेस वार्ता हुई थी विदेश मंत्रालय की, उसमें इस बात को सामने रखा गया था कि हमने एक डिप्लोमेटिक नोट भी दिया है कनाडा को, जिसमें इस चीज को साफ तौर पर लिखा गया है कि एक सीनियर मिनिस्टर, यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की बात हो रही है कि किस तरीके से उनको उनके लिए उन पर बेसलेस रेफरेंसेस किए गए हैं कनाडा की एक कमेटी में, उसके लिए एक डिप्लोमेटिक नोट तक दिया गया है। उसके अलावा भी विदेश मंत्रालय ने इस चीज को कहा है कि higher Canadian officials deliberately leaked unfounded insinuations
to the international media as a part of conscious strategy to discredit India and influence other nations. ये इस चीज को साफ तौर पर भारत सरकार के इस व्यू को कंफर्म करता है कि कनाडा ये सब एक साजिश के तहत कर रहा है, एक स्ट्रैटेजी के तहत कर रहा है और उसके साथ ही जानबूझकर भारत की जो वैश्विक छवि है उसको खराब करने के लिए किया जा रहा है। उसके अलावा भी ऋतु यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अब जो क्योंकि लगातार भारत सरकार इन सभी चीजों की निंदा कर रही है, एक्शन भी लिया गया है। कैनेडियन डिप्लोमेट्स को भी जब ये कार्रवाई हुई थी तब 19 अक्टूबर तक उनको भारत छोड़ने के लिए कहा गया था कि यहाँ पर से अपना डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वो हटा ले। लेकिन फिर भी जब कनाडा की सरकार इतने डिप्लोमेटिक एक्शन के बाद भी जब नहीं समझ पा रही है तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट इस चीज को साफ तौर पर इस चीज को अगर हम देखें तो बताता है कि कितना बड़ा ये मुद्दा है और उसके साथ ही किस तरीके की लापरवाही कनाडा की अथॉरिटीज, कनाडा की सरकार कर रही है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार कर रही है कि किसी भी एंटी इंडिया एजेंडे पर कोई भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जी मेघना, अंत में एक सवाल, भारत अब किस तरह के विकल्पों की तरफ बढ़ सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत साफ संकेत दे दिया, उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से जानबूझकर ये किया जा रहा है, खास तौर पर हिंदुओं को टारगेट करके किया जा रहा है, सरकार की मंशा, एक देश की मंशा पे सवाल खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री ने। इसके साथ साथ क्या कुछ और देश भी इस घेरे में आते हैं और क्या वो विकल्प है भारत अब आगे बढ़ेगा उन्हें लेकर? देखिए, जब भी ऐसी परिस्थिति होती है खास तौर पर दो देशों के बीच में, तो या तो हाई कमिश्नर को समन किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हाई कमिश्नर को चूंकि पहले ही इस तरीके का परिस्थिति खड़ी हो चुकी थी कि पहले ही समन किया जा चुका था हाई कमिश्नर को, उसके बाद अभी जब बेसलेस रेफरेंसेस किए गए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के खिलाफ, उसके लिए डिप्लोमेटिक नोट भी दिया जा चुका है। तो कई डिप्लोमेटिक जो अगर हम कहें अस्त्र शस्त्र, उन सभी चीजों का उपयोग किया जा चुका है। लेकिन अब जो परिस्थिति है उसको ना केवल डिप्लोमेटिक दबाव से भी सॉल्व किया जाने की कोशिश की जा सकती है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि या तो फिर इसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दबाव क्रिएट किया जाए कि कनाडा की सरकार इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने की शुरुआत तो करे, क्योंकि ये अभी आज का कोई मामला नहीं है। ये लगातार काफी समय से चला जा रहा है, जहां पर हमारे राजनयिकों के या हाई कमिश्नर के पोस्टर्स डेथ थ्रेट के तौर पर डिस्प्ले किए जा रहे थे और उस चीज को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट के नाम पे कनाडा की सरकार जाने दे रही थी। तो अब अगर हम देखें तो भारत के पास इन विकल्पों में से सबसे बड़ा विकल्प यह है कि इंटरनेशनल प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाए। उसके साथ ही क्या अगला डिप्लोमेटिक नोट दिया जाएगा ये भी देखना है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है जहां पर हिंदू टेंपल, प्लेस ऑफ रिलीजियस बिलीफ को वैंडलाइज किया जा रहा है और वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या भारतीयों की सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जाए। ये अभी फिलहाल भारत सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी में से एक नजर आता हुआ दिख रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेघना। कनाडा से तनाव के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि मंदिर पर जो हमला हुआ है ये कायराना है और ऐसे कृत्य भारत को डिगा नहीं सकते हैं। कनाडा और भारत के रिश्ते अब तक के सबसे बुरे दौर में हैं। इस बीच कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया है। विदेश मंत्रालय ने चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा की है, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले की निंदा करते हुए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया और न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री का एक सख्त लहजे में एक ये ट्वीट सामने आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस दीपावली पर कनाडा के हिंदुओं से ये वादा किया था कि उन्हें देश में पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही कनाडा की सरकार और उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का वादा एक बार फिर खोखला साबित हो गया। ताजा मामला कनाडा के ब्रैम्पटन का है, जहां भारत विरोधी लोगों ने हिंदू मंदिर में भक्तों के एक समूह को निशाना बनाया। ये हमला तब हुआ जब कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारी मंदिर में गए थे। भारत के दुश्मनों ने हिंदू मंदिर पर न केवल हमला किया बल्कि मंदिर में दीपावली मनाने आए बेगुनाह भक्तों को लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीटा भी। ये वही कनाडा है जो चरमपंथियों और अलगाववादियों के लिए सेफ हेवन यानी सुरक्षित ऐशगाह बन चुका है। वहीं इस हमले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम ब्रैम्पटन,
ओंटारियो में हिंदू सभा मंदिर में चरमपंथियों और अलगाववादियों द्वारा की गई हिंसा की निंदा करते हैं। हम कनाडा सरकार से ये सुनिश्चित करने का आह्वान करते हैं कि सभी पूजा स्थलों को ऐसे हमलों से बचाया जाए। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हिंसा में लिप्त लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। हम कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। भारतीयों और कनाडाई नागरिकों को समान रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को धमकी, उत्पीड़न और हिंसा नहीं रोक पाएगी। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हमले की निंदा करते हुए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है और न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी का जिक्र किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा अस्वीकार्य है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए त्वरित कार्रवाई करने के लिए पील रीजनल पुलिस का धन्यवाद। कनाडा के हिंदू सांसद चंद्रा आर्या ने मंदिर पर हुए हमले का आरोप चरमपंथियों पर लगाया है। उन्होंने लिखा है, कनाडा के चरमपंथियों ने हदें पार कर दी हैं। हिंदू कनाडाई श्रद्धालुओं पर चरमपंथियों का हमला दिखाता है कि कनाडा में हिंसक चरमपंथ कितना गहरा और बेशर्म हो चुका है। देश में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है, जिससे भारत कनाडा संबंध बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा के कोल्हान में विपक्षी दलों पर जमकर हमले किए। इस दौरान पीएम मोदी ने गुवा गोलीकांड का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राज्य बनने से पहले कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के साथ अंग्रेजों की तरह बर्बरता की थी। झारखंड के चुनाव को प्रधानमंत्री ने बेटी माटी रोटी को बचाने का चुनाव बताया। उन्होंने 2 चुनावी जनसभा की, गढ़वा और चाईबासा दोनों जगह उन्होंने जेएमएम कांग्रेस और राजद के गठजोड़ को परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी और तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला बताया। झारखंड के चुनावी समर में सोमवार का दिन प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियों का रहा। पहले गढ़वा, उसके बाद चाईबासा में उन्होंने विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। भ्रष्टाचार और इसकी चपेट में राज्य में ठप पड़े विकास कार्यों पर प्रधानमंत्री ने खेद जताया। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार होता है तो सड़क, बिजली, पानी, पुल ऐसे सभी काम रुक जाते हैं, जिसका नुकसान लोगों को सीधे तौर पर होता है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। मैंने तो आंखों से कभी नोटों के इतने पहाड़ नहीं देखे जी। मैंने टीवी पर देखा कि लूट के नोटों के पहाड़ इतने बड़े होते हैं जी। अरे इंसान तो छोड़िए, मशीनें गिनते गिनते थक गई थी। कहीं रोड बननी थी,
कहीं बस अड्डा बनना था, कहीं ये पुलिया बननी थी, कहीं स्कूल अस्पताल बनना था, कहीं बिजली की लाइन पहुंचनी थी, सब कुछ लूट लिया। तुष्टीकरण की आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती तादाद को लेकर भाजपा आक्रामक है। प्रधानमंत्री ने जेएमएम, कांग्रेस और राजद को सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार ठहराया। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं, झूठ फरेब छल कपट से शादी करके आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं, ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। इसलिए आपको रोटी, बेटी और माटी सबकी पुकार को याद रखना है। हमें झारखंड की अस्मिता को बचाना है, झारखंड की पहचान को बचाना है। भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठ पर लगाम लगाने, युवाओं के लिए 3 लाख पदों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत भरने, महिलाओं के लिए भत्ता जैसे वादों को प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी झूठे वादे करते हैं, जिसकी पोल हिमाचल में अच्छे तरह से खुली है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भाजपा जो वादे करती है उसे पूरा करती है, इसलिए चुनावों में भाजपा को चुने। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी ने अपनी पहली रैली से झारखंड में यह तय कर दिया है कि इस बार चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बड़ा मुद्दा होंगे। झारखंड में एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रण सज गया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही गठबंधनों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इस बार झारखंड में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी तादाद और घट रही आदिवासी आबादी का है। सभी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज से 2.5 साल पहले यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आदेश निकाला कि कोई गौ तस्कर को कोई थाना पुलिस नहीं रोकेगी। मतलब क्या हुआ? झारखंड से आप गौ माता हजारों की तादाद में रोज ले जाओ, जिसमें हमारे 33 करोड़ देवता एक गौ माता में समाते हैं। एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आपने ये निर्णय सुनाया। हम किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम नहीं करते हैं। अबुआ आवास का 3 कमरे का रसोई घर के साथ 25 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया है। हेमंत सोरेन जी ने, हमारी सरकार ने सिर्फ 2 साल में 27 लाख लोगों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम किया है। झारखंड में आदिवासियों की आबादी लगातार गिरावट आई है। संपूर्ण झारखंड में आजाद भारत में जब 2011 तक सेंसस हुआ तो 10% की गिरावट आई है। अगर हम संथाल परगना पर देखते हैं, थोड़ा सा अलग करके उसको हम देखते हैं, तो वहाँ 16% की गिरावट है। ये चिंता का विषय है। यूसीसी में भी ये जो ट्राइबल है उस दायरे से उनको बाहर रखा गया, क्योंकि हमें उनको संरक्षित भी करना है, उनको विकसित भी करना है। अगर किसी दूसरे कंट्री से कोई इंटर कर रहा है तो ये राज्य की समस्या नहीं है, केंद्र की समस्या है। केंद्र नाकामयाब है इसको रोकने में, तो केंद्र में जो होम मिनिस्ट्री है उनको रिजाइन करना चाहिए कि भाई आपने अपनी भूमिका नहीं निभाई। इस बार विधानसभा चुनाव में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाकर वोट मांग रही है, तो वहीं भाजपा राज्य सरकार के भ्रष्टाचार और बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के सामने है। हालांकि जनता किस पर भरोसा करती है, ये तो 23 नवंबर को परिणामों से ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी पारा चढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की रैली ने एजेंडा सेट किया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में चढ़ा चुनावी पारा।
गोपाल कृष्णन अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषि शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और समीर चौगांकर साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, सबसे पहले आप ही का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री की इस रैली से भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साहित दिखाई देती है, उनको लगता है कि एजेंडा सेट है, रोटी माटी बेटी पर यह चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है। आप 5 साल के बाद चुनावी मैदान में हैं, आप और आपकी सहयोगी दल जेएमएम के लिए कौन से बड़े मुद्दे इस चुनाव में हैं? देखिए, सबसे प्रथम ऋतु जी, आप भी महिला हैं और जिस प्रकार से संवैधानिक पद पे बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बेटी छीनने की बात की है, कम से कम आपको इस बात का आलोचना करना चाहिए कि बेटी को हिंदुस्तान में कौन छीन सकता है। जहां तक प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों की बात की, तो बीएसएफ तो अमित शाह गृह मंत्रालय के जिम्मे आती है, और यदि 14 से 24 तक इतना घुसपैठ झारखंड में हुआ है तो माननीय गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? यदि जो दूसरे देश से कोई यदि घुसपैठिया आता है तो बॉर्डर क्रॉस करके आता होगा। यदि बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से कुछ घुसपैठिया आ रहे हैं झारखंड में या किसी भी राज्य में आ रहे हैं, तो ये देश के गृह मंत्री की जिम्मेवारी है, बीएसएफ की जिम्मेवारी है। बीएसएफ क्या किसके जिम्मे आती है ऋतु जी, आप जानती हैं। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आते ही तमाम किसी भी राज्य में चुनाव हो, चुनाव के समय ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री या बीजेपी के जो नेता हैं उनको घुसपैठियों की याद आती है। आप इतने ही घुसपैठियों से चिंतित हैं तो बिहार में यूसीसी लागू कर दीजिए ना। तो एक बात तो प्रधानमंत्री ने खुद माना कि वो बॉर्डर को सुरक्षित करने में सफल नहीं रहे। 14 से 24 तक बॉर्डर को सुरक्षित करने में खुद मतलब असफल रहे। गोपाल जी की बात है, गोपाल जी, ऋषि जी का कहना है कि ये चुनावी मुद्दा है बस आपके लिए, रोटी बाटी माटी। अगर आप रोटी बेटी माटी बचाने की जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये आपके लिए एक संवेदनशील मुद्दा था तो इससे पहले क्यों नहीं झारखंड को लेकर इस पे आपने काम किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस विषय को, घुसपैठियों को लेके चलती है। अब इलेक्शन है और झारखंड में जिस तरह से घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ के आदिवासियों को, बेटियों को जिस तरह से उनको जो शादी और करवा के जिस तरह से वहाँ पे उनको बसाया जा रहा है, या उनकी आदिवासियों की जमीन उगाही की जा रही है, या इलेक्शन के समय में जनता के सामने उस बदलाव को, उस चीज को रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, यूसीसी लाने की बात हो, बॉर्डर को सील करने की बात हो, इन सब क्षेत्र में बड़ा मजबूती से काम कर रही है। लेकिन प्रदेश सरकारों को, जिनको लॉ एंड ऑर्डर, लैंड जो जमीन है उसके ऊपर प्रदेश सरकारों का अधिकार होता है, उसके ऊपर प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी होती है। अगर आदिवासी वहाँ के लोगों की जमीन छीन रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वहाँ पे सरकार बदलाव की अभी आवश्यकता है, यह समय है जब ट्राइबल और जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करनी। और यहाँ पे तो डेटा है, क्लियर है, जो आदिवासी लोग हैं झारखंड में, इस क्षेत्र में 46% से घट के 4% घट के। गोपाल जी, बात यही है, डेटा भी आपके पास है, जो हो रहा है झारखंड में लगातार वो भी आपको मालूम है। तो केंद्र सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उन कौन से इससे जुड़े तमाम और भी पहलू थे जिस पर केंद्र सरकार काम करती नहीं दिखाई दी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर झारखंड की अगर हम बात करें, बिल्कुल केंद्र सरकार, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, सीएए की बात कर रहे हैं, हम बॉर्डर की सील की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रदेश सरकार और कांग्रेस और जेएम के नेता उन घुसपैठियों को संरक्षण देके उनके वोट बनवाएंगे, वहाँ की प्रदेश सरकार की जो फर्स्ट एंड पे जो कनेक्टिविटी है वो उनके राशन कार्ड बनवा देगी, उनके आधार कार्ड बनवा देगी, उनकी वहाँ की आदिवासी महिलाओं से शादी करवाएंगे, आदिवासी महिलाओं की और वहाँ के लोगों की जमीन हड़पने में उनके सहायता करेंगे, तो यह तो प्रदेश सरकार के पास इतनी बड़ी ताकत है उस क्षेत्र में। इसीलिए यह बात को प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा, ट्राइबल लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने
कानून बनाए हैं, यूसीसी लेने की बात है, सीएए को इम्प्लीमेंट करने की बात है। केंद्र सरकार अपने काम कर रही है। प्रदेश सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलके जिस तरह की राजनीति वहाँ के ट्राइबल लोगों को, वहाँ के आदिवासी लोगों के साथ जो दुर्भावना के साथ काम कर रही है और अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उसके कारण इस बात को रखना सामने जरूरी है और प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करना भी जरूरी है। प्रदेश सरकार के नेता क्यों ये कर रहे हैं, किस लिए बांग्लादेशियों को घुसा रहे हैं, उनको क्यों राशन कार्ड दिलवा रहे हैं, क्यों आधार कार्ड बनवा रहे हैं, ये तो वही कर रहे हैं ना, वहां की सरकार कर रही है। सरकार के पास अधिकार है प्रदेश के, जो ये कर रहे हैं वह अपने आप में जी गोपाल जी, समीर जी, भारतीय जनता पार्टी जब रोटी माटी और बेटी की बात कर रही है तो वो आदिवासी अस्मिता और सम्मान की बात कर रही है। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा और इस चुनाव से पहले भी झारखंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि वो चुनाव राजनीति या फिर सत्ता में आने के लिए नहीं, बल्कि रोटी माटी बेटी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये मुद्दा कितना झारखंड में आपको बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और हेमंत विश्व शर्मा जो झारखंड के साथ चुनाव प्रभारी है वह लगातार इस मामले को लेकर आरोप लगा रहे हैं। चंपई सोरेन भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो घुसपैठ का मुद्दा है बांग्लादेशियों का, वह बहुत बड़ा मुद्दा भी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, राज्य सरकार तो बसा रही है, लेकिन मेरा यह भी कहना है कि क्या सिर्फ 5 साल के अंदर ये वहां पर आके बसे? इसके पहले 5 साल तो पहले रघुदास की सरकार भी थी ना, उस समय भी घुसपैठिए थे, उस समय भी बहुत कार्रवाई होना चाहिए थी। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक सरकार को दोष देना ठीक नहीं रहेगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इस पर कार्रवाई करें। जिस तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार में यह गति बढ़ी है बांग्लादेशी घुसपैठियों की, वहां पर यह चिंता का विषय है। 28 सीटें जो है समीर जी, हेमंत बिस्व शर्मा को सह प्रभारी बनाना झारखंड चुनाव का, झारखंड राज्य का, इस चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होना बांग्लादेशी घुसपैठिए, क्या ये मुद्दा या ये जो एक पूरा टोन सेट किया जा रहा है ये सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या सरकार आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर आगे अन्य राज्यों में, खासकर जब असम की हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, ये बड़ा मुद्दा है, तो ये यहीं तक सिमटने वाला मुद्दा नहीं दिखाई देता? क्या इसकी शुरुआत की जा रही है? नहीं, सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड के पहले भी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राज्यों में जिक्र करती रही है। छत्तीसगढ़ में भी जिक्र हुआ था। लेकिन चूंकि झारखंड के अंदर आप देखेंगे तो 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है, तो 28 सीटें एक बड़ा बेल्ट होता है। और जिस तरीके से वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही कि हेमंत सोरेन की सरकार में और कांग्रेस ने मिलकर जिस तरीके से वहां की जमीनें बांग्लादेशी घुसपैठियों को सौंपी है, वो आते हैं, वहां की बेटियों से शादी करते हैं, फिर घर जमाई बन जाते हैं, जमीनों पे कब्जा करते हैं, जमीन की गिफ्ट डीड देकर उनके नाम से कर दी जाती है। तो ये एक मुद्दा बनाया गया है। चंपई सोरेन भी इसका जिक्र कर रहे हो, चूंकि जहां भारतीय जनता पार्टी 2019 में हारी थी, संथाल परगना में ज्यादा सीटें आती है, चंपई सोरेन जहां से आते हैं, वहां ये मुद्दा अगर बनता है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा होगा। मुझे लग रहा है एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना है। जमीनी असर पर उसका कितना असर होता है यह चुनाव परिणाम के बाद तय होगा। लेकिन घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो असम का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो, चाहे झारखंड का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को जहां ये घुसपैठी की समस्या है, मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि सरकारें आखिर जाती नहीं है। घुसपैठियों को बाहर निकालना केंद्र और राज्य सरकार दोनों का दायित्व है। ऋषि जी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार दो बड़े मसले दिखाई देते हैं इस चुनाव में झारखंड को लेकर। भ्रष्टाचार के एक तरह से वो दृश्य शायद ही किसी ने भूले हों जब कमरों में बड़े बड़े नोटों के ढेर दिखाई दे रहे थे। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ऐसे बड़े मुद्दे रहेंगे जिनका आपके गठबंधन को सामना करना पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, मैं पहले तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं कम से कम ये बात तो जरूर कहेंगे कि बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ का होता है, न कि मुख्यमंत्री। ऋषि जी, उन्होंने बहुत साफ कहा कि इस 5 साल से पहले भी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था अगर ये बदलाव हो रहे हैं। मुझे लगता है इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं ऋषि जी। रितु जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया वंशवाद का। तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी 68 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। 18 सीटों पे उन्होंने परिवार से किसी न किसी परिवार से संबंधित लोगों को टिकट दिया। मैं नाम जो आपको गिना देता हूं। सीता सोरेन पूर्व सीएम शिबू सोरेन की पुत्रवधू हैं। मंजू देवी
पूर्व मंत्री शुक्र रविदास की बेटी हैं, अपना सेन गुप्ता, रागिनी देवी, मीरा मुंडा, पूर्णिमा दास साहू। अब जब आपने इतना गिना ही दिया, है तो फिर भारतीय जनता पार्टी से इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। ऋषि जी, आप ऐसे कुछ भी कह के तो निकलेंगे नहीं। मैंने आपसे एक सवाल किया, आपने दूसरी पार्टी के तमाम वो गिना दिए। गोपाल जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम इस डिबेट को भी खत्म करें। जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि परिवारवाद की राजनीति का मतलब होता है कि किसी परिवार के किसी भी व्यक्ति का कोई राजनीति में प्रवेश निषेध नहीं है। मतलब यह है कि किसी के राजनीतिक कैरियर का जो मुख्य बिंदु है वह है उसके परिवार के रिलेशंस के। अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, यह सब पार्टी के लोग तय करते हैं, ना कि कोई परिवार के साथ उसके अटैचमेंट से तय किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे केंद्र में भी अध्यक्ष हो, कौन से परिवार के रिलेशंस के साथ बनते हैं। गोपाल जी, ऋषि जी भ्रष्टाचार पर बोलने से कतराए तो उन्होंने परिवारवाद का उठा के उदाहरण दे दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार पे जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे बचना बहुत मुश्किल है और उस पर कुछ कहने के लिए होगा नहीं। भ्रष्टाचार से ऋषि जी माफ करिएगा, समय कम है, झारखंड चुनाव दूर है, अभी हम और चर्चा करेंगे। उस पर बात होगी कि वो कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिनको लेकर जनता इस बार झारखंड में अपने लिए एक नई सरकार का चुनाव करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी आपका भी, गोपाल जी आपका, समीर जी आपका भी। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाले थे। नई जारी सूची के अनुसार अब 13 नवंबर के बजाय इन प्रदेशों में अब 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। गौरतलब है कि मतदान की तिथि में बदलाव तब आया है जब नामांकन की प्रक्रिया काफी पहले पूर्ण हो चुकी है। वहीं नेताओं के प्रचार कार्यक्रम के बीच आयोग ने मतदान की तारीख में बदलाव किया है। त्योहारों पर यात्रियों को घर आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। छठ और दूसरे त्योहारों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेल ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि इस बार 7,296 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार 2,796 ट्रेन ज्यादा हैं। इसके साथ ही कई ट्रेनों का एक्सटेंशन भी किया गया है ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंच सकें। 3 नवंबर को रेलवे ने 164 से ज्यादा विशेष ट्रेन चलाई ताकि लोग दिवाली पर अपने घर पहुंच सकें। वहीं आज 168 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में यात्रियों के प्रवेश करने की व्यवस्था के अलावा भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। त्योहारों के मद्देनजर जो स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं वो ECR के क्षेत्राधिकार के आने वाले स्टेशनों से
नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे आदि स्टेशनों के लिए चलाई जा रही है। इनका परिचालन किया जा रहा है। साथ ही पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल, तेजस स्पेशल और क्लोन संपूर्ण क्रांति स्पेशल जैसी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। छठ महापर्व से पहले यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचाने के लिए रेलवे पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग शहरों से नियमित ट्रेनों के साथ ही कई विशेष रेलगाड़ियां भी चला रही हैं। मुंबई से देखिए हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा की खास रिपोर्ट। कि एक्स्ट्रा यात्रियों की जो रश है उसे मैनेज करने के लिए मध्य रेल और साथ ही वेस्टर्न रेलवे की ओर से कई सारे सुविधाएं लिए गए हैं। हम इस वक्त हैं मध्य रेलवे के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पे, जहां अगर देखें आप तो ये स्पेशल होल्डिंग एरिया बनाया गया है। बहुत सारे यात्री हैं और आप पीछे तक देखें तो बहुत सारे यात्री हैं जो वेट कर रहे हैं और इसमें अधिकतर जो क्राउड है वो है छठ का और बिहार, यूपी, ये सारे जगहों पर जाने वाला क्राउड है। आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, किस तरीके की सुविधा आप लोग कर रहे हैं और इतना बड़ा क्राउड मैनेज कैसे कर रहे हैं? मैम एक्चुअली सीएसटी रेलवे स्टेशन पर त्योहार के वक्त में आने से पहले जो लोग अपने वापस घरों की ओर जाना चाहते हैं, काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं। उनके बीच में जो है अनाउंसमेंट के माध्यम से हम 2-3 तरह से अवेयरनेस करते हैं। पहले तो उनका ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से जाएगा, किस जगह उन्हें बैठना है, जहां पर उनके जनरल बैठने के लिए लाइन लगाई जा रही है, इस तरह का अनाउंसमेंट करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व इस भीड़ का फायदा उठा के ना उन्हें नशीले पदार्थ देके, दोस्ती करके उनके सामान की चोरी भी करते हैं। उस संबंध में भी अवेयरनेस हमारे द्वारा की जा रही है। जहां तक बात है भीड़ को मैनेज करने के लिए, रेलवे की तरफ से 2 स्पेशल ट्रेन लगभग प्रतिदिन यहाँ से चलाई जा रही है और बाकी जो रेगुलर ट्रेनें चल रही हैं वो चली रही हैं। तो हमने अधिकारियों के मार्गदर्शन में अलग अलग जगह फिक्स कर ली हैं जहां पर लोगों को बिठाया जाएगा और बिठा के लाइन लगा के उन्हें जनरल कोच में बैठने में फैसिलिटेट किया जाता है। और इस जगह हम खड़े हुए हैं, ये सीएसटी रेलवे स्टेशन का दूसरा होल्डिंग एरिया है, जहां पे हमने 2 गाड़ियां, महानगरी एक्सप्रेस व उसके अलावा हावड़ा एक्सप्रेस का होल्डिंग एरिया बनाया हुआ है और यहाँ पर लोगों को हम मदद करते हैं कि जिससे कि जनरल कोच में इजीली बोर्ड कर पाए। भीड़ तो बहुत है लेकिन कोशिश भी, प्रयत्न भी उतना ही किया जा रहा है ताकि कम से कम जो तकलीफ है यात्रियों को पहुंचे और वो अपने पर्व मनाने में समय पर पहुंच पाए। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और त्योहारों में यात्रियों की आवाजाही के लिए रेलवे ने कई बड़े बंदोबस्त किए हैं। उन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 साथी संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ अमरेंद्र जुड़ रहे हैं और हमारे साथ पटना रेलवे स्टेशन से भी हमारे मधुरेश नारायण संवाददाता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमरेंद्र, आप ही के पास आते हैं। विशेष इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से यात्रियों को सुविधा हो रही है? देखिए ऋतु, महापर्व छठ को लेकर रेलवे ने खासे इंतजाम किए हैं और ये इंतजाम खासे पहले दिनों से किए गए हैं। और पिछले दिनों सबसे बड़ा जो आपने देखा होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद आते हैं और सारे जो इंतजाम किए गए हैं यात्रियों के लिए उसका खुद मुआयना करते हैं और बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार महापर्व छठ के लिए तकरीबन 7,500 जो ट्रेनें हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही हैं। ये विशेष वो ट्रेनें हैं
हैं जो कई रूट से जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और खासकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से जो लोग जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्री हैं उनको जो है बाकायदा पंक्तिबद्ध तरीके से जो रेलवे की आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, वो लोग जो हैं बाकायदा उनको स्टेशन तक ले जा रहे हैं, जिससे कि भीड़ की जो अफरा तफरी ना हो। और उसके अलावा यहाँ पे कई वेटिंग लॉन्ज बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग जो इस वेटिंग लॉन्ज में आ रहे हैं, जिनके पास जनरल टिकट नहीं है, यहाँ पे कई ऐसे काउंटर बनाए उस वेटिंग लॉन्ज में जहाँ पर वो जनरल टिकट खरीद सकते हैं। और जो पैसेंजर्स जो ट्रेनें हैं उसकी संख्या बढ़ाई गई है, खासे रेक के इंतजाम किए गए हैं। और ये बताया गया है रेल मंत्री जी की तरफ से कि अगर किसी ट्रेन में ज़्यादा पैसेंजर हैं तो एक्स्ट्रा बोगीज लगा के उनको अपने गंतव्य की ओर लेके जाया जाए। तो ये कई बड़े इंतजाम और यहाँ पर बाकायदा जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है और बड़ी संख्या में इस वक्त कोई अफरा तफरी नहीं। आपने देखा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का माहौल बहुत ही कूल तरीके से लोग जो यात्रा करने वाले लोग हैं, क्योंकि आज से महापर्व जो छठ का जो महापर्व है जो 4 दिन का कल से प्रारंभ हो रहा है, तो आज ज्यादातर लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इसके लिए खासकर विशेष इंतजाम जो है इस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखे जा सकते हैं। ऋतु, बिल्कुल अमरेंद्र, दिल्ली से कई राज्यों की तरफ लोग अपना रुख कर रहे हैं और पटना रेलवे स्टेशन एक तरह से एक बड़ा इसका गवाह रहता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बिहार पहुंचते हैं इस त्योहार के लिए। हमारे साथ मधुरेश जुड़े हुए हैं। मधुरेश, किस तरह से एक बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से दिखाई दे रहा होगा यात्रियों को, जिस तरह की सुविधा दी गई है इस बार, विशेष इंतजाम जो किए गए हैं, किस तरह के आप लोग को रिएक्शंस मिले लोगों के? है वो पहुंची है और पटना जंक्शन से आज 10 स्पेशल ट्रेन पहुंची है रेगुलर ट्रेन के अलावा। तो इससे आने वाले यात्रियों की जो सबसे पहला रिएक्शन था वो ये था कि उन्हें कंफर्म सीट मिली है और उन्हें ट्रेन में सामान की तरह घुस कर नहीं आना पड़ा है। जो भीड़ थी वो पहले के मुकाबले कम थी और वो लगातार इसके लिए रेलवे को थैंक यू भी कह रहे थे। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, उनके यहाँ पर वेटिंग के लिए स्पेशल लॉन्च की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे वेटिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पर वो बैठ करके आगे जाने के लिए इंतजार कर सकते हैं। आगे कहाँ जाना है उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से जाना है वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी रेलवे की तरफ से जो स्पेशल इंतजाम किया गया है, यहाँ पे स्पेशल वेटिंग लॉन्च बनाए गए हैं जहाँ पर यात्री सुरक्षित रूप से रात में रुक सकते हैं। अगर वो देर रात उतर रहे हैं तो और यहाँ से कहीं दूर जाना है तो वो यहाँ पर वेट कर सकते हैं और उसके बाद फिर अगली सुबह यहाँ से निकल सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा आरपीएफ की डिप्लॉयमेंट भी की गई है ताकि जो लोग ट्रेन से उतर रहे हैं वो सेफली उतरे और अपने गंतव्य की तरफ बढ़ सके। और इसी तरीके से पटना के जो 3 बड़े स्टेशन हैं यानी दानापुर, पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल, इन तीनों स्टेशन पे इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा भी बिहार के जितने बड़े स्टेशन हैं जैसे हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा गया और भी जो स्टेशन है वहां पर भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ में हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, रेलवे का हेल्प डेस्क है। इसके अलावा आरपीएफ के भी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और इसके साथ ही जो मेडिकल फैसिलिटी है उसके लिए भी छोटे छोटे कैंप बनाए गए हैं ताकि दूर से आने वाले यात्रियों को अगर किसी तरह की हेल्थ समस्या हो तो वो यहाँ पर अपना इलाज करा करके आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल मधुरेश, क्योंकि ये जो त्योहार होते हैं इसमें लोग अकेले नहीं सफ़र करते, अपने परिवार और बच्चों के साथ सफ़र करते हैं। रेलवे ने जिस तरह के इंतज़ाम किए इन तमाम इंतज़ामों से लोगों को सुविधा हुई है, लोग अपने घरों तक आसानी से पहुंच पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और आपका पटना रेलवे स्टेशन से मधुरेश, धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है।
और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय लोक प्रशासक संस्थान के 70वें जनरल बॉडी मीटिंग में संस्थान के पदाधिकारियों को संबोधित किया और IIPA के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी भाग लिया। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि प्रशांत क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए आपूर्ति का जायजा लेने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ह्यूमैनिटेरियन लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी गोदाम का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास के दौरान भामाशाह मंडी के मुहूर्त पूजन में शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने गणेश पूजन कार्यक्रम में भी शिरकत की और अच्छी उपज के साथ किसानों की समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में मध्य नहर योजना के डार्क जोन को कवर करने ललितपुर में होर्डे बांध का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा उपचुनावों की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव होने वाले थे, अब 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को उनके पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायत पर उनका तत्काल स्थानांतरण कर दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज के समय में पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार बेहद दुखद हैं। उन्होंने कहा कि पूरे समाज को इन घटनाओं का विरोध करना चाहिए। दीपावली के दिन दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी के बावजूद इसके इस्तेमाल और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने इस पर दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त से जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास एक MiG-29 फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरकर एक अभ्यास के लिए आगरा जा रहा था। पायलट ने तेजी दिखाते हुए पैराशूट के जरिए कूदकर अपनी जान बचाई। देश में दवा बनाने वाली 3000 कंपनियों को GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस वाली सर्टिफिकेट मिल गया है। जन औषधि में सप्लाई होने वाली सभी दवाएं GMP सर्टिफाइड कंपनियों की बनी होती हैं। छोटी कंपनियां GMP मानकों के स्तर पर हो, इसके लिए सरकार आर्थिक मदद भी देती है।